Hello friends, good afternoon to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्ज़ाम प्रेप। आज हम अपने पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ के अंदर जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी होती हैं, ठीक है, ना ही वो कोई एग्जीक्यूटिव के रेजोल्यूशन से बनी है और ना ही आपकी पार्लियामेंट के एक्ट के साथ बनी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के रिगार्डिंग आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स मेंशन्ड करके किसी न किसी एक पार्ट में इनकी बात की गई है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। इनकी पावर्स, इनके फंक्शंस इसीलिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए करने। तो हम यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करेंगे। हम यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक मेरा एग्ज़ाम्स देने का एक्सपीरियंस है तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से किसी हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरह से हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट की बात नहीं कर रहे अभी हम इंडिया के इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये परमानेंट बॉडी है, ये ध्यान में रखना है, यानी कि इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हर समय इलेक्शन कमीशन का एक परमानेंट ऑफिस रहेगा, उसमें जो पर्सन्स रहेंगे, ठीक है, उस ऑफिस को मैन करने वाले इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए इलेक्शंस आई, आपने पर्टिकुलर टाइम के लिए कमिश्नर्स को अपॉइंट किया फिर उनको हटा दिया। ये एक परमानेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों है, उसके क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर्टिकुलर बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक आर्टिकल पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 324 जो है वो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा उसको पावर दी जाती है कि सुपरिंटेंडेंस करे, डायरेक्शन दे, कंट्रोल करे इलेक्शंस। जो इलेक्शंस होंगी उनको सुपरिंटेंडेंस करना, ठीक है, उसको डायरेक्ट करना या कंट्रोल करना। कौन सी इलेक्शंस, पार्लियामेंट यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो इलेक्शन होती हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर एमएलएज की जो इलेक्शंस होती हैं उनकी जो देख रेख है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर होगी। प्रेसिडेंट की ऑफिस के लिए इलेक्शन एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी बॉडीज के लिए जो इलेक्शंस होगी वो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो आपकी लोकल गवर्नेंस में इलेक्शंस होती हैं, ठीक है, हमारे एमसीज वगैरह, म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत की इलेक्शंस होती हैं, वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो जब हम पंचायती राज के टॉपिक करेंगे वहाँ पे हमने पर्टिकुलर आर्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस कर रखा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको वो वीडियोज़ रेफर करनी चाहिए, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पर देख लेना आप। उसके बाद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी इलेक्शन नहीं देखता। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा है कि वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज की इलेक्शन जो है वो नहीं देखता, वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन मीन्स उसमें मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 324 में ही बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके मेंबर्स कितने होंगे उसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा। इसके मेंबर्स कितने होंगे वो आपका प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि वर्कलोड कितना है, ठीक है, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए, तो उसके हिसाब से प्रेसिडेंट की मर्जी है वो कितने भी मेंबर इसमें रख सकता है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि एक सिंगल मेंबर बॉडी होती थी। कब से कब तक ये सिंगल मेंबर बॉडी है, कब से कब तक ये आपका मल्टी मेंबर बॉडी है। यहाँ पे आपको सीधा पॉइंट नंबर 5 में फिर चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो पहले क्या है कि सिंस 1950 से लेके आपका 1989 तक इलेक्शन कमीशन जो है वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था, ठीक है। उस पर्सन को क्या बोलते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या बोलते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 89 से लेके 90 तक 3 मेंबर बॉडी रहा, ठीक है। जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आए उनको हम इलेक्शन कमिश्नर्स बोलते थे।
ठीक है। जो इसका चेयरमैन होता था उसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते थे। अगेन 1993 में क्या हुआ, ठीक है, कि उसको क्या कर दिया गया, पहले 90 से लेके 93 तक सिंगल मेंबर बॉडी रहा, फिर अगेन 1993 में आपका ये 3 मेंबर बॉडी होगा। तो आपको ये लास्ट वाला बिल्कुल पता होना चाहिए और इनिशियल पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये एक सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन 1993 से अभी ये क्या है कि मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी में क्या है, ये एक 3 मेंबर बॉडी है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी मैटर के ऊपर कुछ डिसाइड करना है, इलेक्शन की डेट्स को अनाउंस करना है, या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ डिसाइड करना है, ठीक है। तो उसका जो डिसीजन आएगा वो क्या आएगा, बाय मेजोरिटी आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 3 मेंबर है तो 2-1 ये मेजोरिटी रहनी चाहिए, जो 3-0 रहनी चाहिए वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, या आप ये बोलो यूनानिमस हो गया, सारे एक ही साइड पे हैं, तो मेजोरिटी के साथ डिसीजन आएगा, ठीक है। 2-1 के साथ मेजोरिटी होगी आपकी। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि जो इलेक्शन कमिश्नर बना, ठीक है, और जो दूसरे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स बनेंगे, प्रेसिडेंट क्या करेगा, इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्या लेगा, कंसल्ट करेगा, जो दूसरे 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट वो करेगा। यहाँ पे जो तीनों मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, उनकी सैलरीज में कोई डिफरेंस नहीं, इक्वल होंगी, ठीक है। अलाउंसेज में कोई डिफरेंसेस नहीं है, जो उनको और बेनिफिट्स मिलेंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम होंगे, ठीक है। एंड जो उनका स्टेटस होता है वो क्या होता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्वल होता है, ठीक है। और डिसीजन किसके साथ लेते हैं, ये मेजोरिटी के साथ लेते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। उसके बाद आता है इसका टेन्योर की बात करते हैं, कब से कब तक वो काम कर सकते हैं। 6 साल के लिए काम कर सकते हैं, या फिर वो 65 साल की एज तक काम कर सकते हैं, 65 ईयर्स की एज, या फिर 6 ईयर्स का टेन्योर, जो भी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, उसके हिसाब से उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। रिटायरमेंट लेने के बाद वो क्या काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो हम इंडिपेंडेंस वाले पॉइंट में देखेंगे। पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उसको आप ऐसे ही ऑफिस से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, कि जब प्रेसिडेंट की मर्जी है उसको रिमूव कर दे, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन कर रखी हैं। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड्स। जो किसी जज को, जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको निकालने के लिए जो कंडीशंस होती हैं, ग्राउंड्स एंड सेम मैनर मतलब तरीका वही होगा उसको निकालने का जो किसी जज के सुप्रीम कोर्ट को करने का होता है। उसके बाद है सर्विस कंडीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैं वो कैन नॉट बी वेरीड। उसकी जो कंडीशंस हैं या सैलरी हैं उसको एक बार अपॉइंट कर दिया, उसके आने के बाद नहीं चेंज हो सकती। नया जब आप इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हो उसकी आपकी कंडीशंस चेंज की जा सकती हैं। उसके बाद है जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ठीक है, उनको, या फिर जो रीजनल कमिश्नर है, यहाँ पे छोड़ दो ये वर्ड, कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के बिना ही इनको रिमूव नहीं किया जा सकता। अपॉइंट करने के लिए भी प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, उनको उस सेम ग्राउंड पे रिमूव नहीं किया करते जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज को होते हैं। उनको रिमूव करने के लिए जस्ट आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसकी क्या चाहिए, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो यहाँ पे कुछ आपको क्वालिफिकेशन दे रखी होंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है। नो, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए कोई भी लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं कर रखी है। उसके बाद क्या है, नॉट स्पेसिफाइड टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी मिली हुई टेन्योर की, लेकिन अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे उनको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिली हुई टेन्योर की। उसको प्रेसिडेंट जब चाहे रिमूव कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन या उसकी सहमति चाहिए। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिबैर्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अदर बॉडीज़ की हम जब बात करते हैं तो उनको डीबैर करता है, जैसे कैग को डीबैर करता है कि वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको रिटायर होने के बाद फर्दर एम्प्लॉयमेंट कर सके या काम कर सकें गवर्नमेंट के अंडर कहीं पे, इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डीबैर या उनको रोकता नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है।
उसके बाद आपकी पावर्स एंड फंक्शंस, यहाँ पे आप पावर्स एंड फंक्शन में ये बात रखोगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास आपकी क्वासी जुडिशियल क्या होती हैं, पावर्स होती हैं। कहने का मतलब ये है कि एज अ जज भी काम करते हैं जब आपके ये डिस्प्यूट्स सुनते हैं इलेक्शंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी पावर यूज होती है। मेन पावर्स के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला तो टेरिटोरियल एरिया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात आती है, जब हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो कौन करता है मिलके, ये आपकी इलेक्शन कमीशन उस स्टेट का एंड अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन करनी है वो कैसे होनी चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि ये ग्रांट करते हैं रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट करते हैं उनको इलेक्शन सिंबल्स। रिकॉग्निशन ग्रांट करते हैं, जैसे अभी आम आदमी पार्टी को रिकॉग्निशन दी गई नेशनल पार्टी के लिए, और जैसे पार्टी को सिंबल अलॉट करने होते हैं वो भी यही करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो क्वासी जुडिशियल पावर आती है, प्रेसिडेंट जो है, पहले आपको बताया आर्टिकल नंबर 143 में एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। ऐसे ही आपका जो प्रेसिडेंट को है इलेक्शन कमीशन भी आपका रिकमेंडेशन देता है किसके ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए, किसकी, पार्लियामेंट के किसी मेंबर को अगर आपको डिस्क्वालीफाई करना है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाला डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास जो मैटर जाएगा वो उस ग्राउंड पे जाता है कि जैसे मान लीजिए जो एमपी बना वो एलिजिबल ही नहीं था, ठीक है, कैंडिडेट बनने के, या फिर उसने जब अपना एफिडेविट फाइल किया तो वहां पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो इस तरह के मैटर जो है वो आपके इलेक्शन कमीशन के थ्रू देखे जाते हैं। एंटी डिफेक्शन वाला जो केस है वो आपका स्पीकर देखता है, ठीक है। उसके बाद ये आता है कि आपको 15th पॉइंट याद रखना है, टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करते हैं, रिकॉग्निशन की बात नहीं है, रजिस्टर और अनरजिस्टर पार्टीज की बात है। ग्रांट करते हैं उनको स्टेटस नेशनल पार्टी का या फिर स्टेट पार्टीज का ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये आपके इलेक्शन कमीशन के क्या है कुछ काम थे, ठीक है। उसके बाद आपको जो चीजें याद रखनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्वेश्चन पॉइंट के व्यू से, इलेक्शन री एंड रिफॉर्म्स, आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चलते रहते हैं, ठीक है। उनके रिफॉर्म्स के बारे में एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ रिफॉर्म्स आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, जैसे आपको एक चंद्र कुमार केस याद रहना चाहिए। ये आपका 1997 में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं, मैंने आपको बोला कि मान लीजिए इलेक्शन लड़ते हुए कैंडिडेट्स के बीच में डिस्प्यूट आ गया, या फिर वो कोई आरोप लगा रहा है कि इसके कैंडिडेचर के जो पेपर्स हैं वो सही नहीं है, तो इस तरह का कोई डिस्प्यूट है वो इलेक्शन कमीशन जो है, और चंद्र कुमार के केस में क्या बोला गया, उस केस में ये बोला गया कि गवर्नमेंट ने एक ट्राइब्यूनल बना दिया था। ट्राइब्यूनल जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन भी सुनता है उस मैटर को, तो उसके बाद एक ट्राइब्यूनल बना दिया गया, ठीक है। ट्राइब्यूनल का जो वर्डिक्ट होगी वो फाइनल होगी। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि ट्राइब्यूनल जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, लेकिन हम जो हैं हाई कोर्ट्स जो हैं वो क्या होंगी, जो ये मैटर सुना जाएगा उसके बाद हाई कोर्ट में अपील करने के लिए उनके पास मौका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चंद्र कुमार केस में बोला गया था, ये फेमस केस है, ठीक है। यानी कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं अल्टीमेट अथॉरिटी आपकी हाई कोर्ट के पास रहेगी। उसके बाद है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। हमारे इंडिया में कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम चलता है। इसका मतलब ये होता है कि देखो जैसे मान लो एक एरिया में आपके 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है, इलेक्शंस के लिए। यहाँ पे टोटल आपकी क्या है, मान लीजिए 100 वोट्स हैं, ठीक है। तो 100 वोट में से हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक कैंडिडेट को आएंगी 33 के ऊपर इक्वलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट को 34 वोट्स मिल गई पहले ही, तो हम इसको क्या कर देंगे, विनर डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलाइजेशन अगर होगा भी तो 33 के ऊपर होगा। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को 34 मिल गई तो ये जीत गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। इसमें ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए इसको 34 वोट्स मिल गई, ठीक है, इसको मान लीजिए आपके 32 वोट्स मिल गई, ठीक है, और इसको आपकी 30, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे 36 कर लो, यहाँ पे आपके 36 मिल गए, ठीक है। यहाँ पे तीसरे कैंडिडेट को आपका 32 वोट मिल गए, ठीक है। यहाँ पे भी आपका तीसरे कैंडिडेट को आपका 32 वोट मिल गई। तो हम तो 36 वाले को विनर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि जितनी जितनी कैंडिडेट्स को वोट मिली है उस वोट शेयर के हिसाब से पार्टीज को क्या की जाती है, सीट एलोकेट की जाती है पार्लियामेंट में। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो बंदा जीत गया
बेशक यहाँ पे जो बंदा जीत रहा है उसको सिर्फ 36% वोट मिली है, और जो लोग हार रहे हैं उनका कंबाइन मिला के जो आपका है 64% वोट उनके पास है, ठीक है। 64% वोट उनके पास है, लेकिन फिर भी जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको हम अलाउड करेंगे फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। उसके बाद है आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या किया गया, आपकी एज को रिड्यूस किया गया। पहले जो 21 ईयर का पर्सन होता था उसको वो वोट कर सकता था, एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसकी हम बात करते हैं, अब इसको कम करके 18 ईयर कर दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट में? 61st अमेंडमेंट एक्ट में। कितना एज कम किया गया? 21 to 18 कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये है आपका ईवीएम सबसे पहले प्रपोज कब की? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1980 में प्रपोज की गई थी, लेकिन सबसे पहले इसका यूज सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1998 में किया गया। लेकिन जो जनरल इलेक्शंस किस स्टेट की हुई थी सबसे पहले जहाँ पे यूज़ किया गया, तो 1999 में गोवा में किया गया। ये सारे आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, कमेटीज का नाम दे के आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी कमेटी किससे बिलोंग करती है। तारकुंडे कमेटी, यस, 1974 में बनी थी, ये आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म से बिलोंग करती है। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में बनी थी, ये आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म से बिलोंग करती है, ठीक है। इसमें लिस्टिंग ऑफ नेम, जब आपका ईवीएम की बात आती है तो उसमें लिस्टिंग ऑफ नेम पॉलिटिकल पार्टी के कैसे होने चाहिए? सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के मेंबर्स होने चाहिए, फिर आपके रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के मेंबर्स होने चाहिए, और बाद में आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उसके ऊपर नाम मेंशन हो। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि अगर मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे किसी वजह से वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है, या तो बंदे ने रिजाइन कर दिया या वो मर गया, तो 6 मंथ के अंदर अंदर उस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। अगर मान लो टाइम पीरियड 1 साल से कम का रह गया, फिर वहाँ पे इलेक्शंस करवाना कुछ ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी आप पंजाब में बात करते हो, जलंधर में आपका बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। बाई इलेक्शंस का मतलब होता है जब आपकी सीट खाली हो जाती है, ठीक है। जीमनी चौन भी पंजाबी में वर्ड यूज़ करते हैं। पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट कब आया? 1993 में आया। बाय पोस्ट वोटिंग करने का राइट दिया गया कुछ कैटेगरी के लोगों को, किन को मिला यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। पोस्टल बैलेट आपका पता होना चाहिए कब आया। प्रॉक्सी वोटिंग 2003 में आई, ठीक है। वोहरा कमेटी भी आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म से बिलोंग करते हैं, 1993 में आई। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1998 में आई थी, जिसने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का मतलब, जैसे देखिए अभी क्या हुआ कि बॉन्ड सिस्टम चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके इंपॉर्टेंट है। और जो हम बात कर रहे हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस क्या, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने के लिए, डोनेशन देने के लिए बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड खरीदने के बाद वो जो पैसे होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में चले जाते हैं। लेकिन ये बात अभी चल रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने के लिए फंड देना चाहिए वो स्टेट के रेवेन्यू से देना चाहिए सभी को, जितना उनका शेयर बनता है, ठीक है। तो इस तरह की बात जो है वो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने की। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज कॉन्स हैं, वो हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है। वो जब आप ऑफलाइन क्लासेस लगाते हो या फिर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जिसने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात की थी 1998 में बनी थी, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तनख्वाह कमेटी बनी थी 2010 में, ये भी आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म से बिलोंग करती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है वो आपकी नन ऑफ द अबव। मान लीजिए आपको कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पसंद नहीं है, तो आपके पास एक बटन होता है नोटा, सबसे लास्ट में दिया जाता है, आप उसको भी प्रेस कर सकते हो। नोटा 2013 में ये आया था। सबसे पहले इलेक्शंस में नोटा वर्ड का जो ऑप्शन दिया गया आपको, वो आपका 2013 में दिया गया। इस बार के एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस एग्जाम में, ठीक है, जीके के पोर्शन। तो ये था आपका इलेक्शंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके जितनी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद है आपका, अगर कुछ रह भी गया तो हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ में कवर करेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, हम एक बार अपना पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ कवर कर लें, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में किस हिसाब से पूछे जाते हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये आपका सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो आपका IAS PCS एग्ज़ाम कंडक्ट करती है।
इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 315 से लेके 323 पार्ट नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। कॉम्पोजिशन की बात आती है, कॉम्पोजिशन कोई फिक्स नहीं है, चेयरमैन होगा एंड अदर मेंबर्स होंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जनरली यूपीएससी के 10 से 11 मेंबर होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा। कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, नॉट फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, एक चेयरमैन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट की तरफ से ही इसकी स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन डिसाइड की जाएगी, कितने मेंबर यहाँ पे रहेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो आपके प्रेसिडेंट की तरफ से डिफाइन की जाएंगी, मतलब एग्जीक्यूटिव, क्योंकि प्रेसिडेंट तो बिना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के कोई काम करता नहीं है। हाँ, ये है कि जो इंपॉर्टेंट कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड बी पर्सन्स हु हैड वर्कड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स इधर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। मान लीजिए आपकी कमीशन की स्ट्रेंथ कितनी है, मान लीजिए 10% है, तो उसमें से 5 मेंबर्स मिनिमम, ये मैंडेटरी कंडीशन लिखी हुई है कि वो किससे बिलोंग करेंगे, ऐसे पर्सन्स होंगे जो 10 साल तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। मेंबर फिक्स नहीं है, हाफ, जितने भी मेंबर्स हैं उसका हाफ। टर्म अगर बात करें तो 6 ईयर, ठीक है, और 65 ईयर्स, मतलब कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं तकरीबन उनका यही रहता है, 6 ईयर एंड 65 ईयर। जिनकी अलग से है वो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। विच एवर इज अर्लियर, इलेक्शन कमीशन का भी हमने यही देखा था। लेकिन क्या है, किसी भी समय अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। उनको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है, एक्सपायरी होने से पहले टर्म उनकी जो है प्रेसिडेंट इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर दे रखे हैं उनको रिमूव करने का, ठीक है। तो रिमूवल कैसे होगी? प्रेसिडेंट कैन रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन को, किसी भी मेंबर को ऑफिस से। किस किस ग्राउंड के ऊपर? ग्राउंड्स दे रखे हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट है, मतलब वो बैंकरप्ट हो चुका है, कर्जाई हो चुका है, या फिर वो किसी ऐसे काम में एंगेज है, ठीक है, अपने ऑफिस में रहते हुए, जहाँ पे कहीं पे उसको बाहर से पेड एम्प्लॉयमेंट उसने ले रखी है, बाहर से पैसा ले रहा है सैलरी के तौर पे, या फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अभी फिट नहीं है काम करने के लिए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अन साउंड बॉडी है, उसका जो दिमागी है लेवल अच्छा ठीक नहीं है, मेंटल लेवल, तो उस केस में भी उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस केस से अलावा और भी काफ़ी सारी कंडीशंस हो सकते हैं, प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इस केस में रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट को मैटर रेफर करना पड़ेगा। इन 3 कंडीशंस के अलावा अगर कोई और कंडीशन है, इंक्वायरी करनी है उस पर्सन के खिलाफ, उसको सुप्रीम कोर्ट में क्या करना पड़ेगा? एडवाइस भेजनी पड़ेगी कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करके बताइए। इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट उसको रिमूव करने के लिए बोलती है तो फिर प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ेगा। ये वाली उसकी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ करना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका हमने पहले पढ़ा कि ये क्या है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। तो जैसे हमने इलेक्शन कमीशन के केस में पढ़ा कि वो इंडिपेंडेंट क्यों है, तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस होने के लिए इनके पास क्या क्या पावर है, इंडिपेंडेंट कैसे हैं। चेयरमैन या फिर मेंबर जो हैं उनको ऐसे ही रिमूव नहीं किया जा सकता। रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? एक ग्राउंड है या एक तरीका है या फिर कुछ कंडीशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखी हैं, उसके अलावा उसको रिमूव नहीं कर सकता। इसके अलावा उनकी कंडीशंस को, सर्विस की कंडीशंस को, सैलरी को, जब एक पर्सन अपॉइंट हो गया उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है कि जितने भी इस कमीशन के एक्सपेंसेस होंगे, सैलरीज होंगी, ऑफिस के खर्चे होंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट इसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकती बजट के दौरान, ठीक है। उसके बाद ये है कि फर्दर एलिजिबल नहीं है किसी और गवर्नमेंट काम के लिए, ठीक है, इंडिया में या फिर किसी स्टेट में, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यूपीएससी का जो मेंबर है वो सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द। इसमें ये है कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट उसकी हो नहीं सकती। लेकिन मान लो यूपीएससी का जो मेंबर है वो चेयरमैन बनने के लिए अलाउड है, ठीक है, वो चेयरमैन बन सकते हैं। यूपीएससी का जो मेंबर है वो क्या कर सकते हैं? चेयरमैन बन सकते हैं, या तो यूपीएससी का या फिर किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर चेयरमैन बन सकते हैं दोनों केसेस में, ठीक है। और कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है।
सिमिलरली चेयरमैन एंड ये स्टेट का था, सिमिलरली चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी नॉट फर्दर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यूपीएससी का मेंबर जो है वो आपका क्या बन सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। स्टेट का जो मेंबर है वो स्टेट के एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, या फिर यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या फिर यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। कहने का मतलब वो हायर प्रमोशन हो सकती है उसकी हायर लेवल पे, उससे डाउनग्रेड नहीं होगा दोनों कमीशंस में, ठीक है, यूपीएससी एंड एसपीएससी। उसके बाद फंक्शंस आपको पता ही है, रिक्रूटमेंट का फंक्शन इनके पास रहता है। एक फंक्शन आपको याद रखना है कि जब इनके अगेंस्ट क्या किया जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं सिविल सर्वेंट्स के अगेंस्ट, तो यूपीएससी से कंसल्ट कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट, और एसपीएससी से कंसल्ट कर सकता है आपका गवर्नर, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए जहाँ पे उनका डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। लेकिन जब से आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनी है तो इनका ये रोल कम हो चुका है, ठीक है, थोड़ा। तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं या फिर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते हैं, यूपीएससी के मेंबर्स प्रेसिडेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके गवर्नर की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, गवर्नर उनको हटा नहीं सकता, उनको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने वैसे आपको साथ साथ बता दिया, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आर्टिकल्स हैं वो सेम है जो यूपीएससी के आर्टिकल्स हैं। कॉम्पोजिशन यहाँ पे फिक्स नहीं है, एक चेयरमैन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अपॉइंट किसकी तरफ से किए जाएंगे, गवर्नर की तरफ से किए जाएंगे। टेन्योर यहाँ पे क्या है, 6 ईयर्स तो है ही, लेकिन यहाँ पे एज कम हो जाती है। यूपीएससी में 65 ईयर्स हैं, इनके 62 ईयर्स हैं, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन सेम है। रिमूवल यहाँ पे मैंने बता दिया, सिर्फ प्रेसिडेंट की तरफ से रिमूव किया जा सकता है, गवर्नर का उसमें कोई वो नहीं है, सॉरी। बाकी सारी कंडीशन यूपीएससी के मेंबर्स की जैसी हैं। इंडिपेंडेंस में भी सारी कंडीशन सेम है। जो इनके एक्सपेंसेस चार्ज होंगे वो आपके स्टेट पब्लिक जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है वहाँ से चार्ज किए जाएंगे। बाकी सारी कंडीशन सेम है यूपीएससी की जैसी। यहाँ पे एक चीज़ आपको और करनी है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो 2 स्टेट का मिलके बनता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जेपीएससी भी आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर जैसी हैं। उसके बाद आता है आपका फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 280। इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, प्रेसिडेंट। वैसे तो हर 5th ईयर करता है, लेकिन कुछ अगर कंडीशंस अब नॉर्मल हैं तो इनका टाइम पीरियड इंक्रीज भी किया जा सकता है। जैसे अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो आपका 6 ईयर के लिए रहा था। कॉम्पोजिशन आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, एक चेयरमैन, उसके अलावा आपके 4 मेंबर्स होंगे जिनको प्रेसिडेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। कंडीशंस इनकी सर्विस की होती हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। कंडीशन में इन्होंने 4 चीज़ें लिख रखी हैं। जो मेंबर्स होंगे वो एक जज ऑफ द हाई कोर्ट हो, या फिर 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज, या तो जज हो हाई कोर्ट का, या फिर जज का हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन रखता हो। पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो फाइनेंस की, अकाउंट की, उसको अपॉइंट किया जा सकता है। पर्सन हु हैज़ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स, उसको किया जा सकता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में उसको वाइड एक्सपीरियंस है। पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको भी हम मेंबर बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शन में अभी के लिए आप सिर्फ ये याद कर लो कि सेंटर से स्टेट्स जो आपका रेवेन्यू डेवोल्यूशन, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन होगा, सेंटर से स्टेट को कितने पैसे दिए जाएंगे, वर्टिकल डेवोल्यूशन डिसाइड करता है। और अलग अलग स्टेट्स के बीच में कितने कितने पैसे जाने चाहिए वो डिसाइड करता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंसेस क्या करता है, ये डिसाइड करता है, ठीक है। या फिर और किसी चीज़ को डिसाइड कर सकता है अगर प्रेसिडेंट इसको वो मैटर रेफर करे। इसकी जो ये डेवोल्यूशन करता है फिनांसिस की, वो बाइंडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, ठीक है। लेकिन एक फाइनेंस कमीशन थे जिनका नाम था पीवी राजमन्नर, उन्होंने चेयरमैन थे 4th फाइनेंस कमीशन के। उन्होंने ये बोला था
कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो सरकार को इसकी एडवाइस को मानना ही चाहिए। अगर किसी ग्रेव कंडीशन में वो नहीं भी मान सकती तो उसके कुछ रीजंस बताने चाहिए कि वो क्यों नहीं मान पा रही। तो यहाँ पे फिनांस कमीशन के बारे में भी इतना ही करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कमीशन अपॉइंटेड 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन आपको पता होना चाहिए। अभी तक 15 हो चुके हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ थी कि 16th फाइनेंस कमीशन आपका अगस्त सितंबर में अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। तो कितने अभी तक अपॉइंट हो चुके हैं, 15 हो चुके हैं। 15th वाले का आपको चेयरमैन पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल नंबर 338 के अंडर बनी है। यहाँ पे इनके ज़्यादातर आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं और ज़्यादा कुछ डिटेल में पूछा नहीं जाता, ठीक है। 1993 में ये बने थे, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो चीज़ रिमेंबर रखनी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 338 में है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आपका 338A में है। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आपकी, ठीक है। इनका दोनों का बाइफर्केशन 2004 में हुआ था। 1993 में इकट्ठा था, 2004 में अलग अलग करके शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग अलग बना दिया गया। दोनों का आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए। फंक्शन में आपको डायरेक्टली ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो आपके शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन हैं उनका वेलफेयर कैसे होगा। उनके लिए अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स होनी चाहिए या फिर उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं तो उनको क्या करता है, ये मैटर्स को देखता है और अपनी रिपोर्ट्स जो है वो आपको गवर्नमेंट को क्या करता है, सबमिट करता है, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ द कमीशन प्रेसिडेंट को दी जाती है, जिसको टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। कमीशन की पावर्स देख लो, फंक्शंस और पावर्स में डिफरेंस होता है। कमीशन की पावर्स इंपॉर्टेंट है। ये सिविल कोर्ट की पावर्स रखता है, यानी कि अगर किसी पर्सन को ये बुलाता है, उसके पास कोई मैटर जाता है जहाँ पे एससी लोगों के साथ कुछ भेदभाव हुआ, जब उनके साथ कुछ गलत हुआ, तो क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को एज अ सिविल कोर्ट सम्मन भेज सकता है, बुला सकता है, ठीक है। एज अ सिविल कोर्ट काम करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका सेपरेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हमने पढ़ लिया। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 338A आपको पता होना चाहिए अभी के लिए फिलहाल। उसके बाद है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पहले ये क्या था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, 1993 में बना था। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 102, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए, 338B एंड 342A, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस हैं वो प्रेसिडेंट एक लिस्ट बना के बताता है कि पूरे इंडिया में, ठीक है, और स्टेट में कौन कौन सी कैटेगरीज को बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन आती है कि उस बैकवर्ड क्लास की जो लिस्ट है अगर उसको अमेंड करना है तो फिर वो पार्लियामेंट अमेंड करेगी, उसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट चेंज नहीं कर सकता। एक बार उसकी जो लिस्ट बन गई, उसने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, उसको अगर अमेंड करना है तो फिर वो पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। पहले जो आपका ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस होता था वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर था। अभी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, ठीक है। आर्टिकल इसका आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा गया। उसके बाद अगेन ये भी एक सिविल कोर्ट की पावर्स रखता है, इसके ज़्यादा भी आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जो आपकी ऐसी माइनॉरिटीज़ जो भाषा के आधार पर जिनको माइनॉरिटीज़ का दर्जा मिला हुआ है, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक आपका ऑफिसर बना हुआ है। ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में रिकमेंडेशन किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में। ओरिजिनली आपका ऐसा कोई बॉडी था नहीं, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था, तो 7th CAA 1956 में हुआ था, जहाँ पे इनको आर्टिकल नंबर 350B पार्ट नंबर 17 के अंडर क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। इसके बारे में सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अंडरस्टूड है यार कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, ठीक है, कि उनकी जो भाषा की आधार पे जो माइनॉरिटीज़ है उनकी जो भाषाएं हैं वो प्रोटेक्ट रहें, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट बॉडी जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 76 में इनके बारे में दिया हुआ है। इनको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं। जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसने जब कभी भी अपना कोई केस कोर्ट में फाइल करना होता है या इसके अगेंस्ट कोई कोर्ट में
केस फाइल हुआ है तो जो रिप्रेजेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट्स में उसी को हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, इसीलिए हम इसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री बोलते हैं। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए इसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की काबिलियत रखता हो, यानी कि ऑल क्वालिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी है, जो हमने अपनी वीडियोज में डिस्कस कर रखे हैं। इसके अलावा ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस दे रखी हैं, 2 ही पता होनी चाहिए आपको, बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ड्यूटीज एंड फंक्शंस में मैंने आपको बता दिया कि अगर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में जहाँ पे भी है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। राइट्स एंड लिमिटेशंस में बात कर लेते हैं। राइट इसको क्या है? ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोर्ट में जाके ये कुछ अपना एडवाइस जो बोलना होता है इसको बोल सकता है, रख सकता है। पार्लियामेंट के अंदर भी ये क्या कर सकता है? अपनी स्पीच ये दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसको वहाँ पे क्या नहीं है? राइट टू वोट नहीं है, वोटिंग का राइट नहीं है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस। किसी भी कोर्ट में जाके बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में बोल सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में इसको वोटिंग का राइट नहीं है। बाकी जितनी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस मिली होती हैं वो सारी प्रिविलेजेस इसको मिली होती हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो कोई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है गवर्नमेंट का, इसीलिए अपना प्राइवेट काम भी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट केसेस ले सकते हैं, प्राइवेट केसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी कोर्ट में जाके, लेकिन इसको कुछ ऐसे केसेस सुनने से बैन किया जाता है जहाँ पे मान लो एक ऐसा क्रिमिनल है जो सरकार के अगेंस्ट बात करता है, तो फिर वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्राइमरी काम तो सरकार को रिप्रेजेंट करना होता है ना, बाकी अदर जितने प्राइवेट काम है वो कर सकते हैं। जैसे आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंटर में होता है, तो सिमिलरली स्टेट्स में आपके एडवोकेट जनरल्स होते हैं जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के केसेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में। तो आर्टिकल नंबर 165 है, बाकी सारी कंडीशन जो हैं वो आपकी सेम होती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। यहाँ पे आपको जितनी बातें बताई हैं उतना ही करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बाकी हम जो इनका मान लो कोई पॉइंट रह गया या छूट गया तो हम क्या करेंगे कि जो अपना MCQ सीरीज कवर करेंगे, एक बार टॉपिक्स कवर हो जाने दो। 2 टॉपिक्स कवर हैं, पार्लियामेंट एंड आपका स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशंस। उसके बाद हम MCQs के थ्रू सारे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं UPSC में, PCS में, वो हम डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आगे शेयर कर दो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।